हाथ पैरों में कांटे जैसे चुभना, झंझनी आना या पैरों में जलन होना या फिर सेंसेशन का पता नहीं पड़ना, गर्म ठंडे का एहसास नहीं होना, चलते चलते बैलेंस बिगड़ जाना, अक्सर इस तरह की शिकायत कई पेशेंट्स करते हैं। और इस तरह की शिकायतों को हम कैटेगराइज करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी को अगर हमें अच्छी तरह समझना है तो थोड़ा हमको नर्वस सिस्टम के बारे में जानना होगा। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, जो ब्रेन को सिग्नल लेकर के जाता है या ब्रेन से जो सिग्नल है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। इसको मोटे रूप में दो भाग में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल पार्ट, दूसरा है पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट के अंदर दो मुख्य अंग आते हैं, एक है ब्रेन और दूसरा पीछे जो लंबी स्पाइनल कॉर्ड है वो। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स बाहर निकलती हैं उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है। इसको भी तीन भाग में बांटा है, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर कभी किसी मरीज को सेंसरी नर्व्स मतलब नसों के अंदर कोई तकलीफ होता है तो उस समस्या के अंदर मरीज क्या शिकायत करेंगे कि उनको हाथ पैर में सेंसेशंस नहीं आते या कांटे जैसे चुभते हैं या उनका कुछ बैलेंस प्रॉब्लम हो गया है, चलते चलते अचानक बैलेंस आउट हो जाता है, गिर सकते हैं, या फिर हाथ पैरों में रात को सोते समय जलन होती है। तो ये सारा चीज़ें सेंसरी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज के अंदर आती हैं। उसके बाद कई बार मरीज शिकायत करते हैं कि उनके मसल्स में पहले के जैसा ताकत नहीं रह गया है। तो यही न्यूरोपैथी अगर मोटर टाइप की है तो उनको मसल्स के अंदर वो स्ट्रेंथ फील नहीं होगा। और ऑटोनॉमिक के अंदर अगर पेशेंट को कुछ हार्ट के अंदर रिदम का प्रॉब्लम हो रहा है या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, स्वेट पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, ब्लैडर के फंक्शन से रेगुलर हो गए हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, तो इस तरह की समस्याएं या फिर किसी तरह के रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो वो सब आती हैं ऑटोनॉमिक पेरिफेरल न्यूरोपैथीज के अंदर। तो न्यूरोपैथी के पेशेंट्स अक्सर इस तरह की शिकायतें करते हैं। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसकी बेसिक वजह क्या है? जो नर्व्स हमारे ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सिग्नल्स लेके जा रही हैं या जो नर्व्स सिग्नल लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन की तरफ जा रही हैं, उनके अंदर अगर उसके जो मेन वायर है, जैसे अपने घर में कैसा बिजली की वायरिंग होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और उसमें अंदर का अगर कॉपर कट हो जाए तो उसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता, हमको वायर बदलना ही होगा या फिर उधर जॉइंट लगाना होगा। पर बॉडी में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर वो वायर कट गया है तो मुश्किल है कि हम कुछ भी कर सकें। उसी तरह अगर ये न्यूरॉन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस नस में ही कट गया है, तो कुछ होना मुश्किल है। परंतु अगर वायरिंग में सपोज करो प्लास्टिक की शीट, अगर उसके अंदर कुछ डैमेज गलाव आ गया है तो उसको हम टेप लगा के कैसे रिपेयर कर देते हैं और उसी वायर को हम काम में ले आते हैं। तो उसी तरह अगर वायर के ऊपर की माइलिन शीट में अगर कुछ खराबी आ गई है तो उसको दवाओं से या जो उसकी मुख्य वजह है उसको ठीक करने से करेक्ट किया जा सकता है। अब इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि इसकी मुख्य वजह क्या है। नर्व्स के या माइलिन शीट के डैमेज होने की अलग अलग कारण हैं, पर मुख्य जो कारण है उनको 4 से 5 के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर नर्व को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, मान लीजिए किसी को एनीमिया है, खून की कमी है और वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो ये न्यूरोपैथीज की शिकायत आ सकती है। उसी तरह से न्यूट्रिशन, मान लीजिए नसें, ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो गई हैं या फिर ब्लड वेसल्स में एथरोस्क्लेरोसिस हो गई है डायबिटीज़ के कारण या फिर किसी और वजह के कारण, उम्र के कारण, तो उस कंडीशन में न्यूट्रिशन उस जगह तक नस को नहीं मिलता और उसमें डैमेज आता है। या फिर एनर्जी की कमी है, एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा नस को। इसके अपार्ट अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन है,
मतलब कोई इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है या फिर कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है या कोई सीवियर इन्फेक्शन है लंबे समय से, तो नर्व डैमेज हो सकती है। या नर्व के अंदर कंप्रेशन है, जैसा आपने अक्सर देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डीजेनरेशन के कारण जब गादी घस जाती है स्पाइन के अंदर तो नसें दबने लगती हैं। उन नसों के दबने के कारण सिग्नल्स के जाने आने में परेशानी होती है, सिग्नल स्लो हो सकते हैं, नर्व्स पेन कर सकती हैं। तो उस कंप्रेशन के कारण ये न्यूरोपैथीज डेवलप हो सकती हैं। अब इसका डेवलप होने का मुख्य कारण जो है, मुख्य डिसीज़ जो हैं वो हैं जैसे डायबिटीज़ के अक्सर जो 100 में से 33 पेशेंट हैं वो डायबिटीज़ के कारण उनमें न्यूरोपैथीज डेवलप होती हैं। मतलब ये सबसे बड़ा वजह है पेशेंट में न्यूरोपैथीज के होने का। अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसके हाथ पैरों के अंदर किसी प्रकार के सेंसेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कांटे जैसे चुभ रहे हैं या फिर सेंसेशन का पता नहीं पड़ रहा है, जलन हो रही है हाथ पैरों में, तो वो समझ लें कि न्यूरोपैथी अपना असर दिखा रही है। उसी तरह से 33% केसेस में ये इडियोपैथिक है, मतलब इसकी वजह मालूम ही नहीं है। अच्छा, डायबिटीज़ में एक बात मैं और कहूँगा कि कई बार डायबिटीज़ के शुरू होने के पहले भी न्यूरोपैथीज नोट की गई हैं। मतलब डायबिटीज़ बाद में पेशेंट को आइडेंटिफाई होता है और न्यूरोपैथीज की शिकायत पहले ही शुरू हो जाती हैं। क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि उनमें ग्लूकोज का लेवल पहले से ही हाई रहना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर, वो इस जगह पर असर दिखाता है। उसके अपार्ट कई अदर रीजंस हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कई सारे न्यूट्रिशन हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन सी, विटामिन डी, मैग्नीशियम या फिर और भी कई विटामिन हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे, उनकी डेफिशिएंसी के कारण या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है, जैसे कि एनीमिया है। उसके बाद में अगर कंप्रेशन हो, नस के दबने के कारण ये शिकायत हो सकती है। कई मेडिसिन्स हैं जो टॉक्सिक होती हैं, वो इस प्रकार का कर सकती हैं, या टॉक्सिन्स जैसे डाइट के अंदर, फूड के अंदर, गंदे पानी के अंदर लेड की इम्प्योरिटी आती है, वो नर्व्स को डैमेज कर सकती है। या फिर कैंसर के कारण नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, या कीमोथेरेपी के कारण। इन सभी कारणों से पेरिफेरल न्यूरोपैथीज डेवलप हो सकती हैं और ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। ये समाज पर बहुत असर डालता है। और किस रूप में असर डालता है? क्योंकि जो मरीज इससे अफेक्टेड है वो उसकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट करता है, उसके फंक्शंस को लिमिट करता है, मूवमेंट्स को लिमिट करता है। क्योंकि इम्बैलेंस अगर हो गया, चल फिरने में प्रॉब्लम हो गई या बहुत ज़्यादा पेन है, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यूरोपैथीज, तो ये उनके मूवमेंट्स पर असर डालता है, मीन्स उनको एक जगह पर बिठा देता है। उसके बाद में कई बार वुंड की हीलिंग स्लो होती है। अगर मान लीजिए वो चल रहे हैं, चलते चलते कोई ठोकर लग गई और उस जगह कोई घाव बन गया, या किसी और वजह से कोई घाव बन गया, सपोज करो कोई सर्जरी किया और घाव बन गया और ब्लड शुगर ज़्यादा है या फिर न्यूरोपैथीज की शिकायत है, तो उस कंडीशन में वुंड हील नहीं होगा और ऐसी स्थिति में कई बार एम्पुटेशन तक करने की नौबत डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अक्सर देखी गई है। फिर स्लीप प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो हाथ पैरों में कांटे लगना या फिर बर्निंग सेंसेशंस होना, इस तरह की शिकायतें होती है जिससे मरीज सो नहीं पाता। या फिर उनका कई बार हमने देखा है कि सोशल आइसोलेशन हो जाता है, क्योंकि वो लोगों से फिर कटे कटे रहने लगते हैं, उनका पूरा दिन फोकस जो है इसी तकलीफ की तरफ रहता है। तो सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिप्रेशन के अंदर पेशेंट जा सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, ये हमारे समाज को काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या? तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखने के लिए जाएं तो सबसे पहला काम हमको करना है कि इसके कारण को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए कई बार हमको नर्व कंडक्शन टेस्ट करने पड़ते हैं या कई सारी ब्लड रिपोर्ट्स निकालनी पड़ती हैं एक डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए कि इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। अच्छा, रीज़न पर एक बार पहुंच गए तो फिर रीज़न को हमें रेक्टिफाई करना
पहली प्रायोरिटी हो जाती है। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करें, अगर कोई और रीज़न है जैसे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करें, खून की कमी है तो उसका इलाज करें, अगर नर्व कहीं पे कंप्रेस हो रही है तो उस कंप्रेशन को रिलीज़ किया जाए, कैंसर या कीमोथेरेपी है तो उस हिसाब से पहले बेसिक कॉज को ट्रीट करने की आवश्यकता है। और साथ में कई सारे सप्लीमेंट्स इसके अंदर मदद करते हैं, और वो सप्लीमेंट्स जो हैं डिफरेंट हमारे न्यूट्रिशनल सोर्सेज से भी हमको मिल सकते हैं। पर उन सब को इकट्ठा करके हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जो किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशनल इश्यूज़ को एड्रेस करता है, और इससे काफ़ी अच्छी रिकवरी नर्व्स के अंदर आती है, स्पेसिफिकली माइलिन शीथ में प्रॉब्लम हो या फिर नर्व्स के फंक्शन अफेक्ट हो रहे हों उनमें। तो इस प्रोडक्ट का नाम है नर्वोकूल। इसमें सभी प्रकार के बी कॉम्प्लेक्सेस, स्पेसिफिकली B1, B6, B12, इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, और बी कॉम्प्लेक्सेस नर्व के फंक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं। इसके साथ में अल्फा लिपोइक एसिड जो है ब्लड फ्लो के लिए और नर्व्स के अंदर एनर्जी के लिए काफ़ी आवश्यक है। मैग्नीशियम स्पेसिफिकली डायबिटीज़ के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म या अन्य चीज़ें हैं उनके लिए। उसके बाद में विटामिन सी और विटामिन ई जो अक्सर हमने एसोसिएट पाया है पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ के साथ में, उसको इसमें इंक्लूड किया है। विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी की आवश्यकता है कैल्शियम के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए, और यही कैल्शियम रिक्वायर्ड है प्रॉपर नर्व सिग्नलिंग के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो विटामिन डी की काफ़ी आवश्यकता है। उसके साथ में एसिटाइल एल कार्निटिन और अन्य प्रोडक्ट जैसे कोएंजाइम Q10, एल आर्जिनिन, इन सभी को मिक्स करके प्रॉपर मात्रा में एज पर द RDA ये प्रोडक्ट डेवलप किया है नर्वोकूल। ये अगर आप एक सुबह एक शाम लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी रिकवरी आती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केस में। पर इसके साथ में ज़रूरी है कि हम बेसिक कॉज को भी ट्रीट करें। तो बेसिक कॉज और साथ में नर्वोकूल, ये दो चीज़ें लेने पर काफ़ी पेशेंट को राहत मिलती है, और इसके साथ में अन्य दूसरे प्रकार के भी सपोर्ट्स दिए जा सकते हैं। अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए या इसके बारे में और जानना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर या तो कॉल कर सकते हैं या फिर बटन पर प्रेस कर सकते हैं, तो मेरे असिस्टेंट या मैं खुद आपको हेल्प कर सकता हूं कि किस प्रकार आप न्यूरोपैथी से बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकते हैं। थैंक यू।